हम शुरू कर रहे हैं हाई स्कूल का पहला चैप्टर। इस पहले चैप्टर में क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है? वास्तविक संख्या, जिसको अंग्रेजी हम रियल नंबर कहते हैं। वास्तविक संख्या, ये हमारा पहला यूनिट है। पहले यूनिट में एक ही चीज है जिसमें से हमको जो है चार पार्ट में डिवाइड करके हमको पढ़ना है। पहला क्या है? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। दूसरा अंकगणित का आधारभूत प्रमेय उदाहरण सहित। दूसरा क्या है? तीसरा क्या है? रूट 3, रूट 2, रूट 3, रूट 5 अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन। यानी कि हम इसमें हमको ये दिखाना है कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 ये क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय संख्या इसका मतलब हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते। चौथा क्या है? परिमेय संख्याओं का शांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याओं के रूप में निरूपण। तो हम ये चार चीजें हैं, चार चीजों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। यूक्लिड विभाजन का प्रमेय, इस प्रमेय का कथन क्या है? इस प्रमेय का कथन ये है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं A और B हों, तब अब ये है कि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B हों। अब इसमें से या तो A B से बड़ा होगा या A B से छोटा होगा। दो ही बातें हो सकती हैं। यदि हम दो कह रहे हैं तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। तो इसका मतलब क्या है? या तो A B से छोटा है या A B से बड़ा होगा। दो ही कंडीशन हो सकती है। तो यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं हैं A और B हैं, तब हमें तब A से B में हम यहाँ पे ये लेके चल रहे हैं कि यहाँ पे हम ये लेके चल रहे हैं कि A छोटा है B से। हम उल्टा कर देते हैं। तब B से हम उल्टा कर दे रहे हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि A बड़ा है इससे B से। हम ये वाला पहला पोर्शन लेके चल रहे हैं। यदि दो धनात्मक पूर्णांक संख्या A और B हों, तब B से A में भाग देने पर दो पूर्ण संख्याएं Q और R इस प्रकार मिलेगी जिसमें दो P और Q और R दो संख्याएं मिलेंगी। भाग देने पर दो पूर्ण संख्याएं Q और R मिलेंगी, जिसमें एक को भागफल तथा दूसरे को शेषफल का नाम देते हैं। अब यूक्लिड प्रमेय लिखी कैसे जाएगी? यहां पे हम लिखेंगे A = B × Q + R। ये हम लिख रहे हैं। जहां पे R हमारा क्या होगा? जो R की वैल्यू होगी वो हमेशा B से छोटी होगी और या तो जीरो के बराबर या जीरो के बराबर, जीरो से बड़ी, B से छोटी ही मिलेगी। ये कहता है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय। दो धनात्मक पूर्णांक संख्याएं A और B हों, तब यदि हम B से A में भाग देने पर दो पूर्ण संख्याएं हमको मिलेंगी। कौन सी? Q और R, जिसमें एक को हम भागफल और दूसरे को शेषफल का नाम देते हैं। अब यहाँ पे क्वोशिएंट क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल। तो हम यहाँ पे जो Q ले रहे हैं तो हम भागफल कह दे रहे हैं। जरूरी नहीं है कि Q हम कुछ भी ले सकते हैं, C और D भी ले सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम Q से निरूपित करें। क्वोशिएंट करें क्योंकि इस क्वोशिएंट का मतलब होता है भागफल, तो इसलिए हम Q निरूपित कर दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है? R का मतलब होता है, R मीन्स होता है रिमाइंडर। जब रिमाइंडर होता है तो रिमाइंडर का मतलब क्या है? शेषफल। इसका मतलब होता है शेषफल।
तो इसका जो पहला अक्षर हमने आर ले लिया, और ये जो क्वोशिएंट है भागफल, इसका ये भागफल है, तो हमने इसका पहला अक्षर क्यों ले लिया। अब हम ये देख रहे हैं कि इसको हम लिख कैसे पा रहे हैं। मान लेते हैं एक संख्या हमको दे दिया जाए 3 और एक संख्या दे दिया जाए 4। अभी दोनों डिफरेंट संख्याएं हैं, दोनों अलग अलग संख्याएं हैं, इसमें से एक छोटी है और एक बड़ी है। तो यहाँ पे छोटी कौन सी है, 3 है। 3 से हम 4 में यदि भाग दें तो भाग कैसे देते हैं, 4 भाग, यानी कि 4 में 3 से भाग कर रहे हैं, तो 3 एकम 3, और यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आया, शेषफल 1 आ गया। तो अब हम इसको 4 को कैसे लिख सकते हैं, 4 बराबर 3 गुणते 1 धन 1। यहाँ पे क्या है, क्यों क्वोशिएंट है, क्वोशिएंट का मतलब भागफल, यानी कि एक यहाँ पे क्या है, भागफल है, आर क्या है, रिमाइंडर है, आर यानी कि यहाँ पे क्या है, एक शेषफल है। अब यहाँ पे हम ए और बी, जब इस टाइप की प्रक्रिया होती है तो आपको बचपन से ही सिखाया जाता है कि यहाँ पे क्या है, ये आपका भाजक होता है, ये आपका भाज्य होता है, ये आपका भागफल होता है, और ये आप यहाँ पे जब घटाने पर जो आता है वो क्या मिलता है, शेषफल। ठीक है, तो ये कहता है कि यदि ये दो यूक्लिड विभाजन के प्रमेय हमको यही है, इतना ही चीज है, इसी से हमको घुमा फिरा के 10 चीज पूछेगा, तो हमको इसको हर तरह से अच्छे से समझ के रखना है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं लेनी है, ए और बी। यहाँ पे हमने क्या है, ए और बी को एक सिंबल के रूप में लिया है, जरूरी नहीं कि हमारा वो क्या है, एक ए और बी कोई भी संख्या हो सकती है, बशर्ते वो कैसी होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक संख्या। अब ये संख्याएं क्या होती हैं, तो कक्षा 9th में मैं एक वीडियो बना के ऑलरेडी डाल रखा हूं, उसमें दिया है कि हमारा धनात्मक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है। तो इसमें ये सब चीजें हैं। यदि 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याएं ए और बी हों, जिसमें से ए दोनों संख्याएं होंगी, दोनों से एक से छोटी और एक बड़ी होगी, या तो पहली छोटी दूसरी बड़ी होगी, या तो दूसरी छोटी पहली बड़ी होगी, जिनमें से जो भी वो हमको देखने से पता चल जाए कौन सी संख्या छोटी कौन सी बड़ी है। अब जब हम इसको जो है, इसको भाग देने का मतलब क्या है, हम 4 में 3 से भाग करें, ये है क्या हमारा 4/3। ये किस टाइप में लिखा है, P/Q के रूप में, ये एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय संख्या है तो जो ऊपर वाली संख्या होती है उसको हम भाज्य कहते हैं। ये क्या होती है, ये भाजक होती है। जब हम भाजक से भाज्य में, यानी कि भाजक से भाज्य में भाग करते हैं, उस कंडीशन में हमको 2 पूर्णांक संख्याएं मिलती हैं। उसमें से एक को हम क्या नाम दे देते हैं, भागफल, दूसरे क्या नाम देते हैं, शेषफल। तो अब एक भागफल हो गया, दूसरा शेषफल हो गया। तो अब उन्हीं को जो है हमने इस टाइप में लिख सकते हैं। अब हमको यही यूक्लिड विभाजन का प्रमेय का ये लेमा, इसी को इस टाइप से लिखे हैं। तो हम कैसे लिख पा रहे हैं इसको, इस तरह से। एक और लिख दिखाता हूं। मान लेते हैं कि मुझे कोई 2 संख्याएं दे दी गई हैं, एक 5 दे दिया गया है और एक 17 दिया गया है। अब इसमें से मैं, ये एक संख्या 5 क्या है, छोटी किससे, 17 से। जब 17 से छोटी तो मैं 5 से भाग करूं किसमें, 17 में। जब 5 से भाग करूंगा 17 में तो ऐसे लिखूंगा, 17/5 ऐसे लिखते हैं। इसको कैसे जो है हम बचपन में जिस तरह भाग करना सीखे ऐसे सीखे हैं। यहाँ पे 17 लिखेंगे, यहाँ पे 5 लिखेंगे। जो इस स्थान पर बैठ जाता है उसको हम भाजक बोलना शुरू कर देते हैं, और जो इस स्थान पर बीच में बैठता है उसको हम भाज्य बोलते हैं। लेकिन अब ये दोनों संख्या होने के बाद, अब हम आगे की प्रक्रिया जैसे ही अपनाते हैं तो 5 × 15, यहाँ पे कितना आया, 2 आ गया। अब देख रहे हैं ये भाजक हो गया, ये भाज्य हो गया, और ये शेषफल हो गया, अब यहाँ देख रहे हैं कि ये 2 आया, सॉरी ये भागफल हो गया, ये क्या हो गया, भागफल। तो जब ये भागफल हो गया और ये क्या हो गया, शेषफल। तो जब ये शेषफल हो गया तो अब देख रहे हैं कि कैसे आएगा, 17 कैसे आया। 17 में हमने 5 को कितनी बार शामिल किया, 3 बार शामिल किया। 5 को कितनी बार शामिल किया, 3 बार। तो 5 गुणते 3, और बचा कितना, 5 को 3 बार शामिल करने के बावजूद 17 तक पहुंचने के लिए हमको अभी और कम पड़ रहा है। जो कम पड़ रहा है वो क्या है, 2। तो इसलिए हम यहाँ पे इस संख्या को, यदि कोई भी 2 संख्या हमको धनात्मक पूर्णांक संख्या दी जाए, उसको यदि हम P/Q के रूप में लिखते हैं तो हमको 2 संख्याएं और मिलेंगी, जिनको हम बोलेंगे पूर्ण संख्याएं। वो पूर्ण संख्याओं में से एक को नाम देंगे भागफल, दूसरे को नाम देंगे शेषफल। ये हो गया भागफल, ये हो गया शेषफल। इस टाइप से हम लिख पा रहे हैं। मान लेते हैं एक संख्या और चेक करते हैं।
एक संख्या को और हम इसी टाइप से लिख पा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने लिख लिया, एक ले लिया संख्या जो है हमने 3 ले लिया और एक ले लिया हमने 27। तो अब क्या है, हम 27 में यहाँ पे क्या 3 छोटा 27 में हम 3 से भाग कर रहे हैं। तो जैसे भाग कर कैसे भाग करें, यहाँ पे 27 में यहाँ पे क्या हो गया 3 3 9 27, यहाँ पे 27 आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना आया 0 आ गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ क्या है, भाजक तो हमारा 3 है, भाज्य हमारा 27 है, भागफल हमारा 9 है और यहाँ पे शेषफल कितना है हमारा 0 है। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो 27 आया कैसे आया, 3 को हम 9 बार शामिल किए हैं। तो जैसे ही 3 को 9 बार शामिल करते हैं हम 27 तक पहुंच जाते हैं, हमको शेषफल की जरूरत नहीं पड़ती नहीं है। तो जब शेषफल हमको मिला ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं 27 तक पहुंचने के लिए, तो क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा 0 हो गया। तो 3 गुणे 9 धन 0, ये कितना हो गया 27 बटा 3 और 27 धन 0 27 पहुंच गए। यानी कि हम कोई भी 2 पूर्णांक संख्याएं दिया जाए तो हमको 2 संख्याएं और मिल जाती है। एक को हम भागफल का नाम देते हैं, दूसरे को हम शेषफल का नाम देते हैं। एक भागफल हो गया, दूसरा शेषफल हो गया, उसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ये बात समझ में आई। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी में लिख देता हूं। पहली बात, यहां पे क्या है, हमारा कोई भी भागफल यदि हम कोई भी 2 संख्याओं में जो है यदि भाग करते हैं, एक संख्या छोटी होगी एक संख्या बड़ी होगी। यदि हम बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग करते हैं तो हम उनका भाग करने पे हमको उनके स्थान का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जब निर्धारण कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम जो है कोई संख्या p है, उसमें हम कोई और संख्या ले लेते हैं जिससे कंफ्यूजन हो। मान लेते हैं हमने ले लिया 17 ही ले लिया और बटे 4 लिया है। जब 17 बटे 4 ले रहे हैं तो भाग कैसे करेंगे, 17 में हम 4 का भाग करेंगे। तो यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ पे क्या आया 1। देख रहे हैं कि ये हमारा संख्या क्या कहलाती है, भाजक कहलाती है। ये क्या कहलाती है, जो इस स्थान पे रखा जाता है वो भाजक कहलाती है। जो यहाँ पे होती है उसको हम बोलते हैं भाज्य, और जो यहाँ पे होता है उसको हम बोलते हैं भागफल, और जो यहाँ पे बच जाता है उसको हम बोल देते हैं शेषफल। अब हमने केवल नाम के आधार पर डिसाइड किया। यदि हम किसी रामू का नाम जानते हैं तो रामू कौन है, उस आदमी तो डिसाइड नहीं है ना। यदि हम मान लें कि यदि कोई कुर्सी है, इस कुर्सी पे केवल प्रधानाचार्य ही बैठते हैं, इसका मतलब इसमें जो भी बैठेगा वो कौन होगा, प्रधानाचार्य। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यदि कोई संख्या रखी है तो इसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य। क्या बोलेंगे, भाज्य। यहाँ पे कोई संख्या रखी है उसको बोलेंगे भाजक, और यहाँ पे जो संख्या रखी होती है उसको बोलते हैं भागफल, और यहाँ पे जो संख्या रुकती है उसको क्या बोलते हैं, शेषफल। अब जब इतनी चीजें हैं तो ये जो भाजक होता है ये कभी शून्य नहीं हो सकता है, शून्य नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हमने जब परिमेय संख्या पढ़ रखा था तो वहां पे पढ़े थे परिमेय संख्या की परिभाषा। यदि वे संख्याएं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उसके साथ हमने 2 कंडीशन डाल के रखी थी कि इसका मान कभी शून्य नहीं होगा, अर्थात ये 0 होने वाला कभी नहीं। यदि ये 0 हो गया तो हमको इसका कोई भी हल नहीं मिलेगा, ये शून्य होने वाला है ही नहीं है। तो अब जब ये शून्य नहीं है तो हमारी जो पहली कंडीशन हो गई कि हम ये कहेंगे कि भाजक कभी शून्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इतनी बात समझाई कि भाजक कभी शून्य नहीं हो सकता है। तीसरा, अब जब भी हम भाग करते हैं, कोई भी भाग करते हैं, कोई भी भाग करें हम, कोई भी संख्या से भाग करते, मान लेते हैं कि हम यदि कोई संख्या से भाग करते हैं, हमने यहाँ पे यही लिखा ना 17 में हमने 4 से भाग दे रखा था, तो 4 चौको 16, ये कितना आया, ये 1 आ गया। शेषफल कितना आया, शेषफल क्या है, 4 से हमारा 1 छोटा आया, यानी कि जो शेषफल आया है, यानी कि जो इस स्थान पर रखा है वो कभी 1 से, यानी कि शेषफल से कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। शेषफल जो है कभी इस संख्या से बड़ा हो नहीं सकता। यहाँ पे या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, क्योंकि हमने क्या कह रखा है, जो भी मिलेगा पूर्ण संख्या मिलेगी।
जो मिलेगा क्या मिलेगा, पूर्ण संख्या। यदि हम पूर्ण संख्या पहचानते हैं तो और अच्छी बात है, नहीं पहचानते तो पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं, उसका वीडियो भी डाला, देख सकते हैं। जिस संख्या से हम यहाँ भाग कर रहे हैं, जो शेषफल आने वाला है, जो शेषफल आएगा, वो शेषफल कभी इस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता है। इससे हमेशा छोटा ही होगा या तो 0 के बराबर आएगा। 0 से छोटा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आनी शुरू हो जाती है। ऋणात्मक संख्या आने का मतलब वो पूर्ण संख्या नहीं रहेगी। जब पूर्ण संख्या नहीं रहेगी तो हमारा यूक्लिड प्रमेय डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए हमको पहचानना है कि जो शेषफल आएगा वो हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या होगा। यानी कि जो शेषफल आने वाला है, r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 4 कभी नहीं होगी। बराबर तो हो ही नहीं, क्योंकि जैसे यहाँ पे 4 आया फिर पूर्ण कंप्लीट हो जाएगा। मान लेते हैं कि हम जो है 17 में 3 से भाग करते हैं, तो 3 पचे 15, क्या आया 15। यहाँ पे कितना है शेषफल, 2 आया। देख रहे हैं कि ये जो 2 आया है इस भाजक से छोटा ही है, बड़ा नहीं है। ये 2 क्या है, इससे छोटा है। इसका मतलब कि जो यहाँ पे रिमाइंडर r आता है, उसका r का मान 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन 3 नहीं होगा। क्योंकि जैसे 3 हुआ तो 70 3, यहाँ पे 3 नहीं हो सकता है कभी भी, जो है यहाँ पे 3 नहीं, क्योंकि जैसे ही 3 हुआ यहाँ पे कितना बच रहा है, 2। यानी कि 3, यदि हम पहाड़ा पढ़ते हैं, 3 को हम 5 बार शामिल किए। कितनी बार शामिल किए, 3 गुणते 5, अब धन 3 पचे 15 ये हो गया। अब 17 तक हमको पहुंचने के लिए 2 की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हम जो है यदि ये हमारा 3 हो जाता तो ये हो जाता 18, तो हमको यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं मिलता। क्या मिलता, 0। क्यों, क्योंकि अब हम 3 को 5 बार नहीं, कितनी बार शामिल करेंगे, 6 बार। कितनी बार शामिल करेंगे, 6 बार। तो जब 6 बार शामिल करेंगे तो यहाँ पे शेषफल क्या हो जाएगा, 0। इसलिए इस रिमाइंडर का मान कभी भी 3 इस संख्या से बराबर नहीं होगा, हमेशा छोटा होगा। लेकिन यहाँ पे कैसी संख्या मिलेगी, पूर्ण संख्या मिलेगी। या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। तो एक और उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ देख लेते हैं कि मान लेते हैं कि यहाँ से हमारा जो है 29 है। हम यहाँ किस के लिए भाग कर रहे हैं, 5 से भाग कर रहे हैं। तो 5 पचे 25, यहाँ से 25 आ गया। यहाँ पे उत्तर कितना आया, 4। शेषफल 4 आया, यानी फिर शेषफल इससे छोटा हो गया। यानी कि जो शेषफल आता है वो हमेशा किससे छोटा होगा, भाजक से। किससे छोटा होने वाला है, भाजक से। यदि हम इसको r नाम दे दें तो r का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या होगा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, लेकिन 5 कभी भी नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे ही r की वैल्यू 5 हुई तो एक बार 5 पूरा तो कंप्लीट हो गया, तो यहाँ एक संख्या बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पे 30 हो गया। तो 6 पंचे 5 छक्के 30 हो गया। तो हमको जो है जो रिमाइंडर होता है वो कभी भाजक से छोटा, हमेशा भाजक से छोटा ही होता है, कभी बराबर नहीं होता है। या तो 0 से बड़ा होगा और भाजक से छोटा आएगा। ये बात समझ आई। अब ये तो हो गया यूक्लिड का प्रमेय। अब यूक्लिड का प्रमेय हम करते, इसका प्रयोग क्या है ये जानना जरूरी है। कि जब यूक्लिड का प्रयोग नहीं जानेंगे तो हम करेंगे क्या। यूक्लिड का प्रमेय मुख्यतः हम जो है क्या यूज करने के लिए करते हैं, महासापा निकालने के लिए, महत्तम समापवर्त निकालने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। कैसे, हम जो देख रहे हैं कि मान लेते हैं कि एक संख्या a है और एक संख्या b है। हमने जो है a में b से भाग करना शुरू किया, तो जैसे भाग करेंगे तो हमको एक शेषफल मिलेगा और यहाँ पे एक क्या मिलेगा, सर यहाँ भागफल मिलेगा और यहाँ क्या मिलेगा, शेषफल मिलेगा। हम जैसे ही a में b से भाग कर रहे हैं तो हमको एक भागफल मिलेगा, दूसरा शेषफल मिलेगा। अब शेषफल हम क्या बता रखे हैं कि जो r की वैल्यू होगी वो b से छोटी होगी और 0 से बड़ी या बराबर होगी। r का मान 0 भी हो सकता है, क्योंकि यदि हम मान लेते हैं 27 में 3 से भाग कर रहे हैं तो 3 9 27 27 आ गया। यहाँ पे 0 शेषफल कितना आया, 0 आ गया। हमने 3 को 9 बार शामिल किया, 27 तक पहुंच गए, शेषफल हमको 0 मिल गया। यानी कि हमको 3 का जो साइकिल पूरा करना था वो 9 बार पूरा किए, पूरा हमको 27 मिल गया, हमको शेषफल की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन यहाँ पे यदि हम a में b से भाग करें तो कुछ न कुछ शेषफल मिलेगा। अब 2 कंडीशन है, या तो शेषफल 0 हो सकता है
या तो शेषफल 0 नहीं हो सकता। मान लेते हैं कि यदि शेषफल 0 हुआ, हम इसको कैसे लिख पा रहे हैं कि जो a बराबर है b इंटू क्यू धन r, हम यहाँ नाम लिख देते हैं। ये क्या है? भाज्य है। ये क्या है? भाजक है। ये क्या है? भागफल है। ये क्या है? शेषफल है। शेषफल है। अब ये कह रहा है भैया कि यदि शेषफल 0 आए तब क्या होगा, और शेषफल 0 नहीं आता तब क्या होगा। तो मान लेते हैं शेषफल हमारा यदि 0 आ जाता है तब क्या होगा, शेषफल हमारा 0 नहीं आता तब क्या होगा। यदि शेषफल 0 आया, यदि शेषफल 0 आया तो जो ये भाजक आता है, ये भाज्य आता है, तो जब भाजक से भाज्य में भाग करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? भागफल मिलेगा। जो भागफल मिलेगा तो इसी भागफल को हम क्या बोल देते हैं? भाजक और भाज्य का मासापा, महत्तम समापवर्त। यही कहानी इसमें है, सेट है। यदि हमने फिर सुन लीजिए, यदि कोई संख्या a और b है, a बड़ा है, a बड़ा है हमारा b से, हम किस में भाग करेंगे? a में। किससे भाग करेंगे? b से। हम a में b से भाग कर रहे हैं तो हमको दो पूर्ण संख्याएं मिलेंगी, एक q मिलेगा, एक r मिलेगा। q को हम भागफल बोलते हैं, r को हम शेषफल बोलते हैं। इसको यदि यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि जो है यूक्लिड विभाजन का प्रमेय ये कहता है कि इसको हम इस रूप में लिखेंगे, जहां पे r की वैल्यू इस टाइप से सेट होगी। अब r की वैल्यू b से हमेशा छोटी होगी, लेकिन 0 के बराबर भी हो सकती है। जब 0 के बराबर हो सकती है तो उस कंडीशन में जैसे ही शेषफल हमारा 0 आया तो जो भागफल आता है उसका नाम हम बदल करके क्या रख देते हैं? मासापा, महत्तम समापवर्त। अब यदि हमसे कोई पूछता है यहाँ पे कि भैया 3 और 27 का महत्तम समापवर्त बताओ, तो क्या बताएंगे? हम कहेंगे 27 में 3 से भाग के, तो इसको किस टाइप से लिखेंगे? 27 बराबर 3 गुणे 9 धन 0। यही तो आया। शेषफल ये है, भागफल ये है। इस भागफल को हम क्या कह रहे हैं? ये तो जैसे ये भागफल हुआ, सॉरी एक चीज में गड़बड़ बता दिया। यहाँ पे भागफल नहीं, जो ये भाजक होता है ये मासापा कहलाता है। ये जो भागफल होता है, ये शेषफल तो है, ये है। यहाँ पे गड़बड़ हो गई थी, जल्दबाजी में मैंने बोल दिया। जब हम जो है बी में ए से भाग करते हैं, जब हम b में a से भाग करते हैं तो जो ये भाजक होता है, जैसे शेषफल ये जैसे ही 0 हुआ तुरंत हम जो भाजक था उसको हम क्या कह देंगे? मासापा, महत्तम समापवर्त। किसका? इन दोनों का, भाजक और भाज्य का। भाजक और भाज्य का मासा क्या हो जाएगा? भाजक। जैसे यहाँ पे लिखा है, हम 27 में 3 से भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस टाइप से हम इसको लिखे तो जो रिमाइंडर क्या आया? हमारा शेषफल 0 आया। तो अब हमारा भाजक क्या था? 3 था। तो जब हमारा भाजक 3 था तो इसको हम क्या बोलते हैं? मासापा। यानी कि यदि हम 3 और 27 का महत्तम समापवर्त निकाले तो क्या मिला? मासापा 3। अब एक उदाहरण और लेते हैं। मान लेते हैं एक संख्या हम ले लेते हैं 53 और 34। 53 और 34। अब हमको केवल सीधा दो संख्याएं हैं, हमको ये समझ में आ गया कि इसमें ये संख्या क्या है? बड़ी है और ये संख्या छोटी है। अब इसमें यदि यूक्लिड का प्रमेय का प्रयोग करेंगे तो यूक्लिड प्रमेय का प्रयोग करने का केवल एक ही उद्देश्य है कि यहाँ पे हमारा क्या आए? मासापा आए। सबसे छोटी संख्या इसमें ये 34 है, तो 34 यानी कि 53/34। इसका मतलब ये है कि हम 53 में 34 से भाग कर रहे हैं तो एक बार जाएगा, तो 34 ये आया। यहाँ आया तो यहाँ से देख रहे हैं कि कितना आया? 13 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बचे, 4 में से 3 गए, 1 आया। यहाँ से हमारा 34 हो गया। यही है 13, 9 4 13, 9 आया। यहाँ से 4 बचे, 4 में से 3 गए। अब 19 दुनाई 38 दो बार तो जाने वाला नहीं, तो जब दो बार नहीं जाएगा तो हम अब यहाँ पे इस एक चीज और ये होगी। अब ये इतने पे ही देखते हैं थोड़ा सा चीज। अब यहाँ पे हमारा क्या है? हम इसको 53 को कैसे लिखेंगे? 53 बराबर हम लिखेंगे 34 गुणे 1 धन 19। यहाँ शेषफल क्या है? 0 नहीं है। शेषफल 0 नहीं है तो जो ये भाजक था कौन सा?
इसको हम मासा नहीं बोलेंगे। फिर से हम आगे देखते हैं। फिर अब हम क्या करेंगे, इस 19 का, अब इस 34 को यहाँ पे उतारेंगे। अब हमारा क्या हो गया, 34 ये हो गया। फिर देखते हैं कि अब हम हमारी दो संख्या हो गई ना, 34 और ये, तो अब 19 से कम 19, फिर 19 हो गया। फिर यहाँ पे उतारे तो फिर 9 14 5 आया, और यहाँ कितना आया, 2 में से 1 गया 1। फिर यहाँ इसको फिर उतारेंगे, 15 आया। यहाँ पे फिर देख रहे इसको कैसे लिखेंगे, 34 बराबर 1 गुणे, हाँ 19 गुणे 1 धन 15। तो अभी शेषफल क्या है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए जो है हम 19 को मासा नहीं बोलेंगे। लेकिन फिर 15 से भाग करिए, 15 एकम, यहाँ शेषफल, यहाँ पे 19 लिखेंगे हम, तो 19 15 एकम 15, तो ये कितना आ गया 4। अब क्या है, फिर हम 19 को यदि लिखना चाहें तो 19 को क्या लिखेंगे, 15 गुणे 1 धन 4, ये हो गया। अभी भी शेषफल 0 नहीं आ रहा है। अब फिर इसको 15 को उतारेंगे, तो जैसे 15 को 4 3 12 ये आया। तो यहाँ से 3 में से 2 गए, 5 में से 2 गए 3, और यहाँ से किसका भाग करेंगे, 4 से। अब यहाँ 4, यहाँ शेषफल फिर 0 नहीं आया, तो हम 15 को लिखेंगे 4 गुणे 3 धन 1। शेषफल 0 नहीं हो रहा है, लेकिन 4 आया, तो 4 में हम 3 का भाग करें तो 3 एकम 3 क्या आया, 1 आया। तो यहाँ फिर शेषफल 0 नहीं आया, तो इसका मतलब हम 4 को क्या लिखेंगे, 1 गुणे 3 गुणे 1 धन 1। अब इसमें फिर यहाँ 3 को उतारे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 3 को 3, ये आया। तो जब ये आ गया तो यहाँ पे सर 0 आ गया। अब शेषफल 0 आया, तो हम 3 को क्या लिखेंगे, 3 गुणे 1 धन 0। यानी कि जैसे ही शेषफल 0 आया, तो ये जो भाजक था, ये भाजक, यानी जो ये 1, इसको हम 1 गुणे 3 लिख सकते हैं, 1 गुणे 3 ऐसे लिखते। तो यहाँ जो भाजक ये 1 क्या बन गया, मासा, अर्थात 53 और 34 का महत्तम मासापा कितना है, 1। इतनी बात समझ आई। एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे एक संख्या ले लेते, 405 और 2520, ये संख्या लीजिए। अब इसमें हम जो है क्या करेंगे, इन दोनों के बारे में सोचें। तो ये संख्या क्या है, हमारी छोटी है, तो ऐसे अब हम 2520 में 405 का भाग कर रहे हैं। ये तो 2520 भागे 405, यहाँ भाग किए तो कितनी बार ले जाएं, 4 6 24, तो यदि हम 5 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार ले जा रहे हैं। 5 बार ट्राई करते, 5 5 25 की 5 हासिल आए 2, और ये 2 हो गया, 5 चौको 20, 6 बार ले तो 6 5 34 की 0 हासिल आए 3, ये 3 आया, 6 चौको 24, 6 बार ले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 5 34 की 0 हासिल आए 3, ये 3 हो जाएगा, और 6 चौको 24 ये आया। अब यहाँ पे घटा रहे हैं, तो ये 0 आ गया, 12 में से 3 आ गया 9, और यहाँ पे कितना आया, 0 0। अब यहाँ पे हमारा शेषफल 0 नहीं आया, तो हम इसको 2520 को क्या लिख सकते हैं, 405 गुणे 6 धन, ये जो शेषफल आया कितना, 90। शेषफल नहीं है, इसलिए हम भाजक को मासापा नहीं कहेंगे। अब हम जो है इस संख्या को यहाँ उतारेंगे, 405, तो 9 चौको 36, 4 4 0 0, और 4 नहीं 36, ये आया। अब यहाँ से हम इसको घटाएंगे तो ये 5 आ गया, इसको हम करेंगे तो 10 में से 6 गए 4, अब यहाँ से 45, ये इसको क्या लिख सकते हैं, शेषफल 0 भी नहीं आया, तो यहाँ से 405 बराबर लिख सकते हैं 90 गुणे 4 धन 45। अब 45, अभी यहाँ शेषफल 0 नहीं है, ये काम तब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब इस संख्या को फिर यहाँ उतारेंगे 90, तो 45 दुनिया 90, यहाँ पे हो गया 0। अब शेषफल 0 आ गया, यानी कि क्या लिख सकते हैं, 90 को लिख सकते हैं 45 गुणे 2 धन 0। शेषफल जैसे ही ये 0 आया, इस भाजक को हम क्या बोल देंगे, मासापा। मासापा यानी कि यदि हमसे कोई पूछे कि 405 और 2520 का 2520 का हमारा मासा कितना होगा, तो जिस जो भाजक होता है, जिस भाजक पे के लिए शेषफल 0 है, वही क्या कहलाएगा, मासापा। तो क्या आ गया, 45। अब इस टाइप के सवाल है। अब जो है अगली जो क्लास होगी उसमें मैं
कम से कम कुछ क्वेश्चन करवाऊंगा तो सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। धन्यवाद आज के लिए।